हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 19 जनवरी और हम देखेंगे करंट अफेयर में कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखो आपने जो प्रोसेस बोला है लगभग लगभग दोस्तों मैंने सारे ऐड कर रखे हैं। कुछ देर में इंप्रूव करते चल रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन देखेंगे, उसके फिर आंसर देखेंगे, फिर मैप देखेंगे, स्कीम्स देखेंगे, पीआईबी की न्यूज़, द हिंदू की न्यूज़, दैनिक जागरण की न्यूज़, स्टेट और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और आपके लिए एक लास्ट में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, देन रिवीजन। पीडीएफ देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, तो बुक्स वगैरह के लिंक भी मैंने यहाँ पे दे रखी है, तो आप बुक्स भी डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ से आप बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री स्थापित की वो कहाँ पे की, और मैं अस्थाई फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। देखो अंग्रेजों ने दो तरह की फैक्ट्री स्थापित की थी। एक अस्थाई होता था, एक अस्थाई। ठीक है, मतलब परमानेंट और एक टेम्पररी होता है। तो इन्होंने क्या किया, मैं कौन से पूछ रहा हूँ आपसे, अस्थाई फैक्ट्री कहाँ स्थापित की और कब स्थापित की, आपको ये दोनों चीज़ें सोचना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपको ये सोचना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, आपको ये चीज़ बतानी है। और संविधान का जो संशोधन होता है ना, क्योंकि देखो बहुत बार चर्चा में रहा इस बार, तो जो संविधान का संशोधन होता है कितने प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो आपको ये बताना है। तो आप वीडियो पॉज करिए, चारों के आंसर सोचिए, उसके बाद मैं जस्ट 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको डिटेल में आंसर बताएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो पॉज करके इसका आंसर सोचा होगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर नहीं पता रहा होगा तो खोजा होगा आपने। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो ये की थी दोस्तों सूरत 1613 में। ठीक है, ये एक परमानेंट था, परमानेंट मतलब अस्थाई फैक्ट्री थी। उसके बाद अस्थाई की बात करें तो अस्थाई मछलीपट्टनम में किया था, शायद वो मछलीपट्टनम में किया था उन्होंने, और वो किया था 1611 के आसपास। ठीक है, तो इसलिए वो देखो अगर अस्थाई पूछे तो मछलीपट्टनम याद रखिएगा। देखो ईयर तो नहीं पूछा जाता है नॉर्मली, लेकिन ये नाम पूछा जाता है, तो आप याद रखिए मछलीपट्टनम उन्होंने क्या किया था 1611 में अस्थाई किया था। और अस्थाई की बात करें, परमानेंट की बात करें तो यहाँ सूरत में किया था, टेम्प्रोरी मछलीपट्टनम में 1611 में किया था। उसके आगे बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके आगे बात करते हैं गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो मेघालय में। मेघालय में लगातार अब 3 जनजातियाँ पाई जाती है और तीनों पहाड़ के नाम पे भी है। तो आप देखोगे तो एक सीक्वेंस में मिलता है क्या, गारो, खासी और आपका जयंतिया। आपको गारो, खासी, जयंतिया तीनों एक नाम सीक्वेंस में मिलेंगे। देखो तीनों जनजातियाँ भी हैं और तीनों के नाम पे हिल्स भी हैं, तो आप याद रखेंगे कि आपको देखा गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। ठीक है, ये तीनों आपको क्या करेंगे, एक नाम से सीक्वेंस में मिल जाएगा। तो ये चीज़ याद रखें कहाँ पे, ये मेघालय में है। ठीक है, मैप में हम देखेंगे कि मेघालय कहाँ पे है। उसके बाद बात करते हैं संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है। देखो संविधान संशोधन दोस्तों 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में कौन कौन सा संविधान संशोधन होता है वो भी देख लेते हैं। एक तो होता है देखो साधारण संशोधन, इसमें क्या है कि मेजोरिटी 51% की जरूरत पड़ती है। दूसरा होता है विशेष बहुमत। ठीक है, इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 की बहुमत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और तीसरा होता है कि आपका विशेष बहुमत के साथ साथ उसमें क्या मतलब संविधान संशोधन में जो होता है इसमें इसके साथ साथ क्या होता है कि आपको प्लस आधे राज्यों का क्या है, आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है। जैसे जीएसटी जब लागू किया गया तो जीएसटी में क्या हुआ था, संविधान संशोधन तो हुआ था, उसके साथ साथ इसमें क्या है एक प्रक्रिया और होती है कि क्या है आधे राज्यों की अनुमति भी लेनी पड़ती है। तो उसमें कर वगैरह को लेकर रिलेटेड था, जितने भी चीज़ें हैं तो उसमें आधे से आधे +1, मतलब ये कि एक से जितना आधा है उससे एक ज़्यादा राज्य से हमें समर्थन भी चाहिए होता है। तो देखो संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है। पहला एक साधारण विधेयक के रूप में करा जाता है, साधारण संशोधन बोलते हैं इसको। देखिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ किया जाता है, विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। तो विशेष बहुमत मतलब विशेष बहुमत को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 लोग सपोज करो थे तो यहाँ पे 51 लोगों ने वोट दिया तो हो जाएगा। यहाँ पे अगर सपोज करो 100 लोग थे, यहाँ पे 2/3 मतलब 67 लोग वोट देंगे तभी आगे जाके पास होगा। और यहाँ पे भी 2/3 67 प्लस उसके साथ साथ क्या है आपका 267 के साथ साथ क्या है आपका इसमें आधे राज्यों का संगठन, आधे राज्यों से एक ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर सपोज को 29 राज्य है, अगर मैं इसको 30 मानता, सपोज को मैं इसको 30 राज्य मान लूँ। ठीक है, तो 30 का आधा कितना होगा, 15 है, तो एक और राज्य ले लेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 29 है तो इसका मतलब 14.5 हो गया। मतलब ये कि 15 राज्यों का अगर समर्थन हमें मिलता है तो हम क्या करें, तब जाके संविधान संशोधन करवा ले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो मैप में देखो एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे देखा करिए आप लोग। ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका।
टोटल 7 महाद्वीप है। तो देखो आज मैंने नए नए प्लेसेस ऐड किए हैं आपके लिए। आज इस मैप में से एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। आपको ये बताना है कि पोलैंड से कितने राज्य लगे हैं, कौन कौन से राज्य लगे हैं, ये नहीं बताना है आपको, ठीक है। कितने राज्य लगे हैं आप काउंट करके बताइए। देखो आपकी इमेज सामने है, आपको जस्ट काउंट करके कमेंट में ही लिखना है, पोलैंड लिखना, उसके आगे जो भी नंबर आता है आप वो लिख दीजिएगा, चाहे 7 आता है, चाहे 8 आता है, चाहे जितने भी आ रहे हैं आपके, आप प्लीज़ लिखिएगा एक बार ज़रूर, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। देखिए आप अच्छा, जो आपको अगर मैं दे दिया पेपर अगर लीक हो जाए, अगर आपको चीटिंग भी करना हो सामने से, तो आप कैसे देखोगे, ठीक है। या आपको कह दिया जाए कि चीज़ कॉपी करके लिखिए, तो आप कैसे कॉपी करोगे। तो आप जैसे ऐसे सोच के एक बार जरूर इस इमेज को देखिए आराम से, उसके बाद कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम दोस्तों यहाँ देखने वाले युगांडा को और रवांडा को। देखो ये है लेक विक्टोरिया, ठीक है, ये हमने कई बार पढ़ा है। देखो लेक विक्टोरिया का बॉर्डर, तो पहली बात आप ये चीज़ याद रखिएगा कि कांगो से नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आपको दिख रहा होगा कांगो से लगता है लेकिन ये रवांडा है ना, ये धीरे धीरे आगे तक बढ़ा है और ये ऐसे तंजानिया बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, युगांडा से किसी किसकी सीमा लगती है हमें ये देखना है। तो देखो युगांडा से जो देश लगने वाले दोस्तों, कांगो गणराज्य लगता है, तंजानिया लगता है, रवांडा लगता है, केनिया लगता है और दक्षिण सूडान लगता है। तो ये नॉर्थ सूडान पहले एक ही हुआ करता था, फिर अभी चेंज हो गया कुछ दिन पहले ही, जिसको नॉर्थ सूडान बोलते हैं, इसको साउथ सूडान बोलते हैं। तो युगांडा से लगने वाले राज्य कौन कौन से जाएंगे, सूडान, कांगो, रवांडा, तंजानिया और केन्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें देखो मंगोलिया की। देखो मंगोलिया से किसी किसी सीमा लगती है, तो मंगोलिया से दोस्तों सीमा लगती है चाइना की और रसिया की, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, मंगोलिया से किसकी सीमा लगती है। तो मंगोलिया से सीमा लगती है दोस्तों आपका चाइना की और रसिया की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे रसिया के देखो पड़ोसी देश है, आपको ये बताना है कि रसिया कितने देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि रसिया सबसे ज़्यादा पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर अपनी शेयर करता है, कितने के साथ करता है, कितने कितने देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं केन्या की, ठीक है। केन्या का देखो, तब केन्या कितने राज्यों से घिरा हुआ है, देखो तंजानिया, युगांडा, इथोपिया, ठीक है, और आपका सोमालिया। सूडान से भी है बॉर्डर इसका शेयर, ठीक है, तो याद रखिएगा सूडान। तो कितने राज्यों से करता है, टोटल 5 राज्यों से करता है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी नैरोबी है, ठीक है। और यहाँ पे इसके लेक विक्टोरिया से इसकी बॉर्डर शेयर होती है, ठीक है। युगांडा, तंजानिया, ये तीन ही से क्या होता है, इसकी बॉर्डर शेयर होती है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें देखो कतर, बहरीन और यूएई की बात करेंगे। देखो बहरीन देखोगे आप जब ना, तो बहरीन एक छोटा सा देख रहे हो, ये बिल्कुल बिंदु जैसा दिखता है यहाँ पे, ये है बहरीन आपका। कतर जो ये आपको ऑरेंज कलर में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कतर है। और यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं, ग्रीन कलर का ये है। ये तीनों राज्य आपको देखना कहाँ पे है, फारस की खाड़ी है, ठीक है। फारसी खाड़ी में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से देश इसमें फारसी खाड़ी में नहीं है, ठीक है। ऐसे यमन दे देगा, ओमान दे देगा, ऐसे 2 एग्जाम्पल दे देंगे इसमें, ठीक है। तो आप ये पॉइंट देखिए, बहरीन, कतर और यूएई क्या है, फारस की खाड़ी में है, फारस की खाड़ी में, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं देखो गल्फ ऑफ मन्नार, पाकवे कहाँ पे, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। जाफना इसका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसकी राजधानी कोलंबो है। उसके बाद राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन है, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे हैं। अब देखो मेघालय देखो यहाँ पे है, ठीक है। मेघालय जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले वो क्वेश्चन बताया था, तो मेघालय यहाँ पे है। और जो अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी, देखो सूरत तो यहाँ पे था और मछलीपट्टनम यहाँ पे था। आप ये चीज़ भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उन्नति योजना के बारे में कहेगी, देखो ये इसरो का पहल है, आपको सबसे पहले तो याद रखना है, ठीक है। इसरो का पहल है, प्लस इसमें क्या किया जाएगा आप लोग को, इसमें मतलब स्पेस के बारे में कैसे काम करते हैं, सैटेलाइट, संयोजक, कैसे एकीकरण किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या होगा, इसमें लगभग 17 देशों के लोग, मतलब अभी फिलहाल में क्या है कि देखो अभी 17 देशों के करीब करीब 30 लोगों को क्या करा जाएगा, इस कार्यक्रम के तहत पहले बैच में मतलब प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो उसके प्लस में क्या कर रहे हैं कि हम 45 देशों के 90 अधिकारियों को क्या करेंगे, इसमें लगभग प्रशिक्षण करें, मतलब प्रशिक्षित करेंगे, ठीक है। और ये कार्यक्रम क्या होगा, 3 साल का होगा और इसमें 3 बैच चलेगा। तो पहले बैच में देखो 17 देशों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, बस इतना याद रखना है। तीन साल का ये है, 3 बैच इसमें चलेंगे, आपको इतना याद रखना है। और 45 देशों के लगभग 90 अधिकारियों को इसका लाभ पहुंचने वाला है, ये है। पहले फेज में देखो 17 देशों के 30 प्रतिभागियों के साथ इसकी क्या की शुरुआत की गई है। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। और आपसे पूछेगा उन्नति कार्यक्रम किसके अंतर्गत काम करता है, मतलब किसके अंतर्गत है, तो आप याद रखिए इसरो की पहल है उन्नति कार्यक्रम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना। तो प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना दोस्तों ये बहुत पहले चालू की गई थी, ठीक है, 2000 अगस्त 2016 से। अब इसमें क्या होता है कि देखो इसमें अगर सिंपल से आपसे अगर देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किससे रिलेटेड है, तो आप बस इतना याद रखिएगा कि क्या है, आपसे ईपीएफ से ईपीएफओ से रिलेटेड है। बस इतना अगर याद रखते हैं तो आपका समझ लिए काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या था, अगर आपकी इनकम 15,000 से ऊपर है तो आपको क्या कर सकते हो, ईपीएफओ में आप रजिस्टर कर सकते हो। तो इतना ही इसमें बेसिक सा फंडा था, बस इतना याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे, मैं जो काम की चीज़ें वो बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। लगभग लगभग इसमें 12% का आपको भुगतान करते हैं ये लोग, एम्प्लॉयर जो होते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है इसमें, बस इतना स्कीम याद रखिएगा। आपकी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना क्या है, इसमें क्या है कि अगर आपकी इनकम 15,000 से ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, ईपीएफओ में आप जोड़ सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलके आप, मतलब एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट मिलके आपको इसमें ईपीएफओ में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। और जो पहल है वो एम्प्लॉय आपका ईपीएफ और ईपीएफ पेंशन स्कीम के तहत इन दोनों कर्मचारियों को इसमें शामिल भी किया गया है। तो ये थोड़ा सा देखो बड़ा कन्फ्यूजिंग सा हो जाता है, तो बस इतना मैं आपसे याद कह रहा हूँ कि याद रखिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किससे रिलेटेड है, आपको एक तो रोजगार सृजन के लिए है, ठीक है। दूसरा ये आप याद रखिएगा कि इसमें ईपीएफओ से रिलेटेड है। बस इतना याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इतने बस पॉइंट इसमें याद रखिएगा। उसके बाद पीआईबी की बात करें, देखो आपको वाइब्रेंट गुजरात का 9वां संस्करण कल स्टार्ट कर दिया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो इसमें क्या है, इनका जो उनके द्वारा जो कहा गया, उनके द्वारा ये कहा गया कि देखो 50, अभी आपको पता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी रैंक इतनी आई है। अब हम क्या करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनका कहना है कि हम क्या करना है, 50 से नीचे आना है, ठीक है, या 50 स्थान से नीचे ले आना का हमारा प्रयास है। इन्होंने ये चीज़ कही है। कहाँ पे किया गया याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में किया गया था, ठीक है। यहाँ पर कई देशों के प्रतिनिधि भी आए हुए थे, ठीक है, प्रमुख मतलब जो प्रमुख होते हैं, जैसे उज्बेकिस्तान, रवांडा, डेनमार्क, चेक गणराज्य, माल्टा के क्या राष्ट्र प्रमुख भी उपस्थित थे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखो सामान्य वर्ग में आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश होने वाला है अभी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ कही गई है मालूम है, इसमें वार्षिक आय जो सीमा कही गई थी, ये क्या कही गई थी, घटाने इन द सेंस कि इसको 10 लाख करने की बात कही गई थी। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि देखो हाँ, गवर्नमेंट नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकारी नौकरियों में और जो भी केंद्रीय शैक्षिक संस्थान है उसमें इसकी जो सीमा है, ठीक है, वो 8 लाख ही रहेगी। जो 10% आरक्षण दिया जा रहा है सवर्ण को, उसमें 8 लाख की रहेगी। राज्य चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने कह दिया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि 2019 से 35 तक जो जीडीपी ग्रोथ रेट के आधार पर जो दुनिया के सबसे तेज़ बढ़ते हुए शहर रहेंगे, तो 10 के 10 कहाँ के होंगे, भारत के होंगे। तो ये 10 शहर हैं भारत के जिनको उन्होंने कहा है। तो कोई नाम तो याद नहीं रखने की जरूरत है, बट किसने कहा है आपको ये याद रखना चाहिए। बस इतना याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा। और ये सर्वेक्षण किया गया था 780 शहरों पर। अब उत्तर प्रदेश ने क्या किया, उत्तर प्रदेश का जिला है चंदौली, वहाँ पे क्या है, मुगल सराय का तहसील है, ठीक है। आपको पता है मुगल सराय जंक्शन का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया था, और वहाँ की तहसील का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील कर दिया गया है। उसके आगे बात करते हैं, सवर्णों के लिए 10% आरक्षण को 14 जनवरी से उत्तर प्रदेश से भी लागू कर दिया गया था। आप ये भी याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, देखो ये बड़ा मतलब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, लोग पर्वत शिखर पर चढ़ने की बातें करते हैं। लोग कुछ ना कुछ हमेशा अलग करने की कोशिश करते हैं। देखो सत्यरूप सिद्धांत है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 7 उच्च पर्वत शिखरों प्लस 7 ज्वालामुखी पर्वतों पर फतेह हासिल किया है। और इनकी एज महज 36 साल के आसपास है, मतलब 35 साल 9 महीने, लगभग 36 साल। तो इनका नाम अवश्य याद रखिएगा, सत्यरूप सिद्धांत, ठीक है। अरुणवा सीमा में इसके हमने पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं, देखो स्पोर्ट्स में तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ जो हुआ उसमें 2-1 से हरा दिया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 70 साल बाद पहली बार हराया हमने, टेस्ट भी हराया और वनडे में भी हराया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और भारत की महिला पहलवान वीनस फोगाट, आपने सुना, दंगल मूवी आपने देखी होगी तो आपको ये नाम याद होगा। वीनस फोगाट को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए क्या किया गया, नामांकित किया गया। और ऐसा नामांकन होने वाली वो पहली भारतीय महिला है। तो याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला है जो लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया इनको। आगे बात करते हैं एंजल टैक्स के राहत, मतलब अभी क्या है, गवर्नमेंट ने कहा कि स्टार्टअप्स को एंजल जो टैक्स लगता है उससे हम राहत देंगे। अब एंजल टैक्स क्या होता है आपको ये जानने की जरूरत है, ठीक है। तो देखो मैं ये लाइन ही पढ़ूंगा, आपको इससे ही समझ में आ जाएगा। स्टार्टअप से जुड़े लोगों को सामान्यतः अपने कारोबार के विस्तार के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वे पैसे देने वाली कंपनी या संस्था को शेयर जारी करती हैं। मतलब सिंपल सा ये है, सपोज करो मेरा एक कंपनी ए है, ठीक है। अब मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैंने क्या किया, अपने कंपनी का कह दिया कि मैं 100 शेयर लॉन्च कर रहा हूँ। शेयर मतलब आप कंपनी के मालिकाना हक
मिल जाएगा आपको, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास 100 शेयर थे तो मैंने कह दिया कि इसमें से मैं 50 शेयर जारी कर रहा हूँ, जिसमें 50 शेयर मेरा खरीदना, मतलब 50% मैं अपना शेयर जारी कर रहा हूँ, 50% कंपनी अपने पास रखी। तो अब इस 50% शेयर को जो खरीदना चाहे वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके आगे बात करते हैं, अक्सर ये शेयर उचित दाम से कहीं ज़्यादा होते हैं। सपोज करो आपकी कंपनी की पूरी वैल्यू हुई 1 लाख रुपए थी। अगर 1 लाख रुपए वैल्यू आपकी थी तो आपकी एक शेयर की कीमत 10, अगर मैं 100 करूँ तो एक शेयर की कीमत आपको 100 रुपये होती है इस हिसाब से, ठीक है। अगर आपने 100 शेयर निकाले हैं और आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू, इनकम अगर सब कुछ वॉल्यूम में मिला के अगर 1 लाख रुपए है, उस हिसाब से देखोगे तो एक शेयर की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे आपका 100 रुपये पड़ेगा। लेकिन क्या करते हैं, इस 100 रुपये के शेयर के बजाय मैं कहूँगा मार्केट में मैं अपना शेयर कितने का बेच रहा हूँ, 500 रुपये का बेच रहा हूँ। अब देखो इस पर मैंने कितना प्रॉफिट करा है, 400 रुपये प्रॉफिट कमा लूँगा मैं इस पर। मतलब अपना जो शेयर भी बेचा अपने कंपनी का, तो उसको भी मैंने बहुत ज़्यादा दाम पे बेचा। सपोज चलो मेरी कंपनी की वैल्यू ही क्या थी, मेरी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ थी। मैंने मान लिया कि मेरी 100 करोड़ की कंपनी थी, लेकिन मैंने जो शेयर निकाले अपने, एक शेयर की कीमत सपोज करो मेरे कितनी पड़ रही थी, मान लेते हैं आपको कि मतलब 10 रुपये एक शेयर की कीमत पड़ रही थी। लेकिन मार्केट में मैंने क्या किया, उसको 50 रुपये का बेचना चालू किया, 200 रुपये का बेचना चालू किया, इतना बढ़ा दिया। तो जो जैसे अब एक्चुअल में तो मेरी 10 रुपये की शेयर थी, अब जितना मैंने बढ़ाया जो मुझसे उस लाभ मिलेगा तो मेरा तो प्रॉफिट हो गया ना। अगर मैं कोई चीज़ 10 रुपये का खरीद रहा हूँ, अगर मैंने उसको 40 रुपये का बेच दिया तो मुझे 30 रुपये का प्रॉफिट होता है। सिंपल सा ऐसा ही ये चीज़ आप फंडा याद रखिए, ठीक है। देखो मैंने यहाँ तक तो पढ़ दिया। अक्सर ये शेयर उचित कीमत से कहीं ज़्यादा कीमत पर क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। शेयर की अतिरिक्त कीमत को ही उनकी आय मानी जाती है। देखो अब शेयर से क्या किया हमने, एक इनकम जनरेट किया ना, इस आय पर टैक्स लगाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजल टैक्स कहते हैं। मतलब ये है, आपने कंपनी को कहा कि आप आइए भैया हमारे साथ शेयर ले लीजिए हमारी कंपनी का। आपने 100 रुपये के शेयर को 2000 रुपये में बेच दिया। अब 2000 रुपये में बेचा तो 1900 रुपये का क्या हुआ, आपको एक शेयर पे प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट है इस पर जो टैक्स लगता है इसी को बोलते हैं एंजल टैक्स, ठीक है। और स्टार्टअप इस तरह से जो, और एक चीज़ और है, जो स्टार्टअप्स को पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं एंजल फंड, या जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। तो आप ये टर्म से आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप ये चीज़ भी याद रखिएगा, एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, एंजल फंड क्या होता है, एंजल टैक्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखो हमें 3 चीज़ें समझनी है। पहला, एंजल टैक्स क्या होता है, मैंने बता दिया कि आपको शेयर 100 रुपये की थी, आपने मार्केट में इसको 2000 रुपये का बेच दिया। 2000 रुपये का जैसे ही बेचा तो आपको 1900 रुपये का लाभ हुआ। तो जिस 1900 रुपये पर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं एंजल टैक्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंजल फंड की। तो जो लोग स्टार्टअप को जो ऐसे पैसे मिलते हैं, जो एंजल फंड के तरह, मतलब ये जो लोगों ने इन्वेस्ट किया, जिसने शेयर खरीदा आपका 2000 रुपये का, जो पैसा आया, इस पैसे को क्या बोलते हैं, एंजल फंड बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर, ऐसे बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। सपोज करो अंबानी ने कहा कि मेरी कंपनी है ए करके, अंबानी ने कहा कि मैं इसमें पैसा लगाऊंगा, तो अंबानी मेरे लिए क्या हो जाएंगे, अंबानी एक एंजल इन्वेस्टर बन के आएंगे, ठीक है, एक देवदूत बन के आएंगे हमारे लिए कि इन्होंने भैया पैसा लगा दिया हमारे कंपनी में, ठीक है। इसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। अब देखो इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कब की थी, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत 2012 में की थी। तो उस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे क्या, प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हो, तो ठीक है। और इस क्यों चालू किया था, इसका रीज़न क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब ये है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का मतलब सिंपल से ये था कि देखो अगर लोग, अब इसमें टैक्स नहीं लगेगा तो लोग क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है कि ये एक ऐसा साधन था जहाँ पे लोग, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या वाइट मनी ही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, इसलिए इसमें इसको चालू किया गया था, ठीक है। और उसके बाद करते हैं अब एंजल टैक्स की वसूली आयकर विभाग करता है। अब देखो इसमें क्या कर दिया गया, यही जो टैक्स वसूली करता है इस पर अब राहत दे दी गई है। इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। जो टर्म्स देखो मेरा समझाने का पर्पज़ था कि एंजल टैक्स क्या होता है, एंजल फंड क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, ये 3 पॉइंट आप रखेंगे, आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। उसके बाद देखो स्टेट्स की आप याद रखिएगा, ठीक है। गवर्नर आज मैं रिवाइज नहीं कर रहा, गवर्नर हम डेली देखते ही हैं वैसे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं देखो स्टेट फॉर्मेशन की। तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950, बिहार 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को संविधान में, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन से ये राज्य भी लागू होते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, जिम कार्बेट, राजा जी और नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में। रासलीला यहाँ का डांस है उत्तर प्रदेश का, झुमरी आपका बिहार का, उत्तराखंड का आपका गढ़वाली। देखो एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं मिस्टेक किया, गलत प्रिंट कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया, जैसे कल मैंने आपको पोलैंड में G20 का सम्मेलन नहीं हुआ था, पोलैंड में आपका COP24 का हुआ था। तो मैंने मतलब कभी कभी हो जाता है कि मैं बोलते टाइम कभी हो सकता है मिस्टेक हो जाती है, तो जो भी रहे प्लीज़ आप बता दिया करिए कि सर आपने यहाँ पे मिस्टेक की है। उससे आगे बढ़ते हैं,
बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। तो मैंने कल पूछा था आपसे क्वेश्चन कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और देश के सबसे लंबे रोल बोगी बिल की मैंने लंबाई पूछी, तो इसका लंबाई 4.9 किलोमीटर है। ठीक है, ये रेल शहर सड़क परियोजना है, ब्रह्मपुत्र नदी में बना है। एशिया की दूसरी सबसे लंबा रेल और सड़क पुल है। तो ऊपर देखो, नीचे से देखो ट्रेनें चलती हैं, ऊपर से आपका सड़क है जिसपे गाड़ी वगैरह चलती है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। तो आपको ये बताना है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, ये कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। उसके अलावा एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर द हिंदू को हिंदी में ट्रांसलेट करके ही बताया करिए। देखो दोस्तों, सेम डे ये करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप परमिशन देंगे, अगर आप लोग कहते हैं कि सर द हिंदू को आप एक दिन डिले ही करके करिए, लेकिन हिंदी में करिए। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, जैसा मैं वोटिंग भी इस पर करा लूँगा कि हिंदी मतलब हिंदी में ही लिखा हुआ मिले, या आप सक्षम है मतलब आपको सही लगता है कि मैं बोल दूँ हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ा दूँ। ठीक है, मतलब हिंदी में बोल दो और इंग्लिश में लिखा रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे चैनल आपको ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि अगर द हिंदू है तो हम उसको ट्रांसलेट करके किस में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, क्योंकि अगर हमें हिंदी में एग्जाम देना है तो हमें हिंदी में ही पढ़ना चाहिए। तो जैसा भी आपको प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, रिविजन सेक्शन देखो, मैप भी देखो, मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने सारे ऐड कर दिए, जो हमने शुरू में मैप रखे थे उसको, जो मैप हमने बहुत बार रिवाइज कर रखा है, हमने मैप यहाँ पे अब लास्ट में इसको ऐड कर दिया। तो आप प्लीज़ इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, रिवीजन धीरे धीरे इसमें करते रहेंगे। ठीक है ना। अब इसमें देखो, मैप तो हमने कल रिवीजन किया था, लेकिन रिवीजन वाली हिस्ट्री में नहीं किया था। तो इसमें देखो, पाइका विद्रोह की बात करें तो 1817 में हुआ था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था, और बख्शी जगबंधु बख्तियार के नेतृत्व में ये हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसके बाद बात करते हैं, देखो सिख धर्म के, तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, और लंगर प्रथा इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद बात करते हैं, गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था, और स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। गुरु हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु तेज बहादुर सिंह को औरंगजेब ने सर कटवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और ये लास्ट गुरु भी थे। इकोनॉमिक्स में देखो तो आरबीआई की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कोलकाता इसका हेडक्वार्टर था पहले, 1937 में मुंबई कर दिया गया था। इसका जो गवर्नर होता है वही इसका हेड होता है, उसकी नीतियों का निर्धारण वही करता है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, और भारत को इस पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो गया था। पॉलिटी में बात करें तो देखो, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ठीक है, उसके बाद देखो साइंस टेक की बात करें तो देखो ये याद रखिएगा तीनों। ठीक है, PSLV, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3। इसका पेलोड है 2250, इसका 1750, इसका 2250, इसका 4500 के आसपास तक इसका ले जा सकता है ये पेलोड। उसके बाद देखो अग्नि की मिसाइल आपको 2 याद रखना है। अग्नि 5 क्या है, आपका ICBM मिसाइल है, उसकी रेंज 5000 से 8000 तक है। अग्नि 4 IRBM मिसाइल है, 3000 से 4000 तक इसकी रेंज है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में देखो यूनेस्को याद रखना है। यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ पे, पेरिस में है, और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इनका जो उद्देश्य है शिक्षा, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ावा देने का है। तो ये इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ब्रिक की बात करें, जो ब्रिक्स था, इसका नाम पहले ब्रिक हुआ करता था, बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड होता है तो इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है। इसका 10वां समिट जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसका एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ये सारे एक्सरसाइज हैं, तो ठीक है, ये आर्मी एक्सरसाइज है, तो प्लीज़ इसको आप खुद से रिविजन करिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर ले तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पेंच और कूर्ग पालमपुर मध्य प्रदेश में है। उत्तराखंड में बात करें तो कार्बेट, राजाजी, जिम कार्बेट, नंदा देवी यहाँ पे ऐड नहीं है, मैं नंदा देवी बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। उत्तराखंड की बात करें दुधवा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में जलदापाड़ा, गुजरात में गिर वन्यजीव अभयारण्य, और बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है, तो दोस्तों अब ये इंपॉर्टेंट डे देखते हैं, और अब वीडियो कहीं भी समाप्त करेंगे भी हम लोग। तो 21 जून को हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। 23 सितंबर को रांची झारखंड से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। तो जैसा भी होगा प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। ठीक है, जैसा भी आपका रिस्पांस होता है, जिस हिसाब से आप लोग फीडबैक देंगे, उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते रहेंगे। और आप लोग के लिए ही सारी वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग के लिए ही मैं कोशिश करूँगा, जितनी भी आप लोग कहेंगे, जितनी आप लोग को डिमांड होगी, जिस हिसाब से आप लोग का रिस्पांस होगा, उसी हिसाब से हम सारा चेंजेस भी करेंगे, उसी हिसाब से हम सारा काम भी करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।